अब यहाँ पे क्या है, होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस। हम जो बता रहे हैं रेजिस्टेंस, आप बार बार पढ़ते हो ना, आपने एग्रोनॉमी भी पढ़ी है ना, और सारे सब्जेक्ट्स में हॉर्टिकल्चर भी पढ़ा है मैं ना, उसमें आप क्या पढ़ते हो कि रोग प्रतिरोधी किस्मों को यूज करो। और मैं भी डिजीज में आगे अगले साल जब आप पढ़ोगे पादप रोगों को डिजीज, तो सबसे पहले हम मैनेजमेंट में क्या बताएंगे, रोग प्रतिरोधी किस्मों का यूज करो। अब क्या है, ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए कैसे किस्में बनाई जाती हैं, वो इस होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस के अंदर आता है। किस्में कैसे बनाई जाती हैं वो तो आप जेनेटिक्स में पढ़ेंगे या बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। यहाँ पर तो हम बताएंगे सिर्फ कि वो रोग से कैसे लड़ते हैं और किस किस तरह की जो है प्रतिरोधकता होती है। ठीक है, ये जो डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं, प्रतिरोधी किस्में होती हैं, वो बहुत अच्छा तरीका है रोग से बचने के लिए। क्यों? क्योंकि एक तो ये एक बार क्रॉप लगाई, वहीं पे आप ससेप्टेबल क्रॉप लगा रहे हो, रोग ग्राही वाली एक लगा रहे हो, रोग प्रतिरोधी किस्मों वाली, तो भाई लगाने में तो उतना ही खर्चा होगा ना, चाहे आप कोई भी क्रॉप लगाओ, तो क्यों ना प्रतिरोधी किस्में लगाओगे। तो क्या हो गया, ये बिल्कुल जिसमें सर दर्द नहीं है कि अब इसमें आपको केमिकल्स डालने पड़ेंगे, अब ये करना पड़ेगा, तो ये एक पेनलेस तरीका है। दूसरा, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती, जो बीज लाने में कॉस्ट लगेगी वही लगेगी, वो सब में ही लगेगी। उसके बाद इसमें क्या है, ये एनवायरनमेंट को भी, जो हमारा वातावरण है उसको भी प्रदूषित होने से बचाता है। क्योंकि जब रोग आएगा तो आप रोग में क्या करेंगे, केमिकल्स को स्प्रे करेंगे, फंजीसाइड डालेंगे, इंसेक्टिसाइड डालेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका एनवायरनमेंट प्रदूषित होगा। दूसरा, आपकी हेल्थ, खुद की हेल्थ भी डिस्टर्ब होगी। एनिमल्स जो आपके मवेशी हैं, जो गाय है, भैंस है, जिनको आप पालते हैं, वो भी डिस्टर्ब होंगे। तो इन सब से बचने का एक बहुत अच्छा तरीका है डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज का बनाना। ठीक है, अब जो आपकी डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट पैथोजन के अगेंस्ट, जो हमारे वो है रोग जनक हैं, उनके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस कैसे कैसे हो सकती है वो इसमें हम बता रहे हैं। एक तो है नॉन होस्ट, जो उसका होस्ट ना हो, है ना, होस्ट को क्या कहते हैं, परपोषी, बिना परपोषी की रेजिस्टेंस। सच वाली ट्रू रेजिस्टेंस, जो सत्य प्रतिरोधकता, ये है आभासी प्रतिरोधकता, अपरेंट आभासी प्रतिरोधकता। अब इसके बाद जो ये ट्रू रेजिस्टेंस है वो दो तरह की होती है, हॉरिजॉन्टल और ये होती है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल को हिंदी में कहते हैं, एक मिनट, चलो आगे एक्सप्लेन करेंगे तब इसको हिंदी बता देंगे, है ना, क्षैतिज। हाँ क्षैतिज, गुड। और वर्टिकल को, वर्टिकल को हाँ ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ठीक है। और ये है डिजीज एस्केप। एपरेंट जो है आभासी जो प्रतिरोधकता है वो होती है डिजीज का रोग पलायन किस्में और रोग को सहने की क्षमता, टॉलरेंस, जो सहने की क्षमता हो। ठीक है, इस तरह से डिजीज जो है रेजिस्ट कर सकता है पैथोजन के अगेंस्ट में पौधा। तो अब आए हम सबसे पहले नॉन होस्ट रेजिस्टेंस में। ठीक है, जैसे कि अगर आपके सॉइल में जो आपको पिछली बार क्या बता रहे थे हम, कल्चरल प्रैक्टिसेस में पढ़ा रहे थे ना, कि जिसमें जो क्रॉप लगी हो पहले से वो ना लगाए हैं। सॉइल के लिए क्या बताया था कि नॉन होस्ट, मतलब जैसे कि मान लो आलू की क्रॉप लगाई है, आलू से आपको लेड ब्लाइट हो गया था, तो वो लेड ब्लाइट के स्पोरेंजिया मिट्टी में मिल गए, तो अगले सीजन में आप आलू की जगह दूसरी क्रॉप लगा दें, तो जिससे कि पैथोजन आउटसाइड द होस्ट रेंज, जो उसकी रेंज से बाहर उस पर अटैक नहीं कर पाएगा, तो रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस कह लेंगे। फिर उसके बाद ये ट्रू रेजिस्टेंस है, जिसमें कि आप ब्रीडिंग करके इसमें रेजिस्टेंट का आर जीन डालते हैं। ठीक है, जो सच में अपनी किस्म उसके ऊपर प्लांट ये पैथोजन है वो अटैक ही नहीं कर पाता है।
वो हो गई आपकी सच वाला जो सत्य प्रतिरोधकता है। दूसरा आभासी में, इसमें कई सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से रोग उस पे नहीं लग पाता है, या लगता है तो उस तरह से उसमें नुकसान नहीं होता है। तो ये 3 तरह की मेनली होती है। अब ट्रू रेजिस्टेंस के जो तरीके हैं ये तो बताई दिए, जेने 8 जीन होता है उसमें रेजिस्टेंस का, तो इसमें ये 2 तरह की होती है, हॉरिजॉन्टल उधर क्षैतिज, और ये वर्टिकल। अब जो क्षैतिज वाली रेजिस्टेंस होती है प्रतिरोधकता, वो आंशिक रूप से होती है, इसमें क्वांटिटी होती है, मतलब मात्रा ज्यादा, मतलब एक ही प्लांट की जो वैरायटी है वो कई सारे रोगों के लिए प्रतिरोधकता का काम करेगी। तो ये पॉलीजेनिक होती है। पॉलीजेनिक माने कई सारे जीन, मतलब जो इसमें प्रतिरोधकता का जो 8 जीन की हम जो बात कर रहे थे, वो 8 जीन कई सारे जीन लिए जाएंगे और उनको एक साथ, इसीलिए उनको क्वांटिटेटिव कहा, बहुत सारे जीन को बहुत सारे रोगों के लिए। आंशिक रूप से पार्शियल इसलिए कहा कि वो थोड़ा 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 सबके लिए प्रतिरोधी होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो डिजीज आती है वो इतनी नहीं आती कि आपको इकोनॉमिक लॉस हो जाए, वो इकोनॉमिक डैमेज लेवल जो आप आईपीएम बार बार पढ़ रहे थे कि डिजीज को इकोनॉमिक डैमेज लेवल से या ईआईएल जो हाई इंजरी लेवल से नीचे रखा जाए, वो रहता है थ्रेशोल्ड लेवल, ईटीएल ईआईएल पढ़ लेना भाई। तो वो इसलिए ये कई सारे रोगों के प्रति आंशिक रूप से ये प्रतिरोधिता का काम करता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कई सारे जीन लिए, तो ये जो है लंबे टाइम तक चलती है। अभी आगे इसमें डिफरेंस में आगे बता रही हूँ, चलो आगे आएगी स्लाइड। फिर वर्टिकल में क्या है, मेजर, एक क्वालिटेटिव, एक पर्टिकुलर रोग के प्रति या 1 या 2 रोगों के लिए एक ही, ऐसा मोनो माने सिंगल, केवल एक जीन इसमें रेजिस्टेंस का डाला जाएगा, तो वो जो है एक रोग के लिए पूरी तरह से प्रतिरोधकता का काम करेगा, है ना, पूरी तरह से प्रतिरोधकता का काम करेगा। तो जैसे कि कोई वैरायटी अगर लेट ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंस बनाई गई है तो लेट ब्लाइट को पूरी तरह से रोकेगा। अब ये क्योंकि मोनोजेनिक है ना, सिंगल जीन है, तो इसको खत्म करना इनके लिए, वो पैथोजन के लिए ज्यादा आसान है। ये देखो अब अंतर आएगा इसमें, जो अभी मैं बता रही थी सारी डिजीज के लिए थोड़ी थोड़ी है ना, ईच ऑफ देयर पैथोजन। इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर रोग के लिए पर्टिकुलरली प्रतिरोधक होगा। दूसरा क्या है, पार्शियल जनरल, मतलब ये जनरल बनाई गई, एक होता है ना एक जनरल, ये कि सामान्य रूप से ये सबके लिए होता है, एक स्पेसिफिक हो जाता है। अब जैसे आप बीएससी में क्या पढ़ते हैं, जनरल, एग्रीकल्चर के सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए ना, तो सबकी नॉलेज आपको थोड़ी हो गई। लेकिन जब आप एमएससी पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आप कोई हॉर्टिकल्चर लेगा, कोई एग्रोनॉमी लेगा, कोई पैथोलॉजी लेगा, कोई एंटोमोलॉजी लेगा, तो क्या हो गया, स्पेसिफिक यानी कि वर्टिकल। और इसमें क्या था बीएससी में, हॉरिजॉन्टल। आप सब थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, ठीक है। वर्टिकल रेजिस्टेंस में एक ही जीन से प्रतिरोधक क्षमता बनाई जाती है, तो एक जीन के अगेंस्ट में पैथोजन जो है आराम से डिजीज को प्रतिरोधकता को डेवलप कर लेता है। एक के अगेंस्ट में लड़ना, अब मान लो आपकी क्लास में एक आपका दुश्मन है तो एक से तो आप लड़ सकते हो, लेकिन एक स्टूडेंट है उसकी क्लास पूरी दुश्मन है तो उससे तो नहीं लड़ सकता ना, वो इतनी आसानी से कभी लड़ ही नहीं पाएगा। तो वो क्या है कि सेवरल जीन को पैथोजन नहीं जल्दी से खत्म कर पाता है, क्योंकि हर जीन के लिए कहाँ से रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा, लेकिन एक के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस पैथोजन जल्दी से डेवलप कर लेता है। तो ये जो है शॉर्ट टाइम के लिए होती है, ये लॉन्ग टाइम के लिए होती है, लंबे टाइम तक ये चल पाती है, ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। अब अपेरेंट जो आभासी रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे थे, उसमें क्या है, आभासी है। अब इसमें 2 तरीके का मैं बता चुकी थी, डिजीज को टॉलरेट कर ले और जो एस्केप। अब डिजीज एस्केप कैसे कर दे कि मैं आपको बता रही थी कल्चरल प्रैक्टिसेस के दौरान कि डिजीज को अर्ली किस में लगाओ या लेट वाली किस में लगाओ, है ना।
क्यों? क्योंकि जो रोग के आने की टाइम है और जिस स्टेज पे आता है वो आपस में ना मिले, ठीक है, प्रॉपर टाइम दो, वो अलग टाइम हो जाएगा। दूसरा क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन ना फेवर में हो, है ना, इस तरह से जो कंडीशंस होती हैं, जो डिजीज जिससे हम पलायन कर जाए, डिजीज आने के टाइम को अवॉइड कर जाए, वो होता है आपका डिजीज एस्केप वेराइटीज। कि ये मेन सार यही है कि डिजीज को उसकी किस्मों कल जो प्लांट लगाने की प्रैक्टिसेस हैं उसके द्वारा चेंज करके डिजीज को रोकना। अब टॉलरेंस टू डिजीज, इसमें क्या है कि तो इस केस में ऐसा भी होता है कि जो रोग आता है उसमें सिम्टम वैसे ही आते हैं जैसे कि ससेप्टिबल में आते हैं, लेकिन इसमें होने वाला जो नुकसान है वो उतना नहीं होता है, वो ईटीएल ईआईएल के नीचे रहता है। तो ये हमारी टॉलरेंस टू डिजीज कहलाती है, ठीक है। ये लंबाई के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है मैम? क्या चीज? ये जो डिसीज होता है मैम, और ये टॉलरेंस है बेटा, लंबाई के लिए तो वो था ना हॉरिजॉन्टल वाला, ये हम आभासी रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, आभासी जो सच में जीन नहीं है उसके अंदर, लेकिन प्लांट के करेक्टर्स, एनवायरमेंट, अरे सुन लो, प्लांट के करेक्टर या एनवायरमेंटल कंडीशंस या इस तरह से हो जाती हैं कि वो रोग उस पे नहीं लग पाता है, ठीक है। ये लिखा है ना, अलाउ द पैथोजन टू डेवलप एंड मल्टीप्लाई इन द होस्ट, लेकिन गुड क्रॉप उसके बावजूद भी होस्ट जो है, गुड क्रॉप कैसे होगी, जब आपका इकोनॉमिक जो आप जो लगा रहे हैं सब्जी फल या अनाज, वो उतने अमाउंट में जितना आपने लगाया उससे ज्यादा आपको इकोनॉमिकली फायदा हो जाए, तब हम उसको टॉलरेंस टू डिजीज कहते हैं। इसके बाद मैकेनिज्म क्या है, कैसे आप ब्रीडिंग रेजिस्टेंस बनाएंगे। एक तो है सिलेक्शन, आप क्रॉप लगाते हैं चयन के द्वारा, अच्छे पौधों को रख लेते हैं, उनके बीज को संभाल के रख लेते हैं, अगले सीजन में वो लगा लेते हैं, फिर उनमें से अगले ऐसे प्रॉपर ये प्रोसेस चलता रहता है और अच्छी वेराइटीज को आप डेवलप करते जाते हैं। इंट्रोडक्शन नहीं है, एक इंट्रोडक्शन में वही इंट्रोड्यूस करते हैं अच्छी वेराइटीज को। हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण, आप क्या करते हैं, दो अच्छी किस्मों को संकरित कराते हैं और उसके बाद जो उसकी प्रोजनी बनती है ना, जो उससे संतति बनती है, उसको फिर आप टेस्ट करते हैं और जो अच्छी संतति होती है वो आगे के लिए उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। ये दो तीन तरीके हैं, ये आप अपने जेनेटिक्स में पढ़िएगा, पेडिग्री मेथड, बैक क्रॉस मेथड, बल्क मेथड। इसके अलावा इसमें एक होता है आपका म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, इसमें नहीं लिखा है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन में क्या होता है कि जो उत्परिवर्तन क्या होता है कि क्रॉप में कुछ चेंज आ जाए, अपने आप जेनेटिकल चेंज आ जाए, और वो जनरली जेनेटिकल चेंज, और ये अपने हाथ में नहीं है कि कौन सा जेनेटिकल चेंज आएगा। एक तो एक नेचुरल तरीके से आ जाए, दूसरा तरीका क्या है, हम आर्टिफिशियली उसको म्यूटेट कराएं। आर्टिफिशियली म्यूटेट कराने के लिए हम यूज करते हैं, ये आपका म्यूटेशन की हम बात कर रहे हैं। म्यूटेशन तो लॉन्ग प्रोसेस होती है ना मैम? एक मिनट रुको, म्यूटेशन होता है, इसको कहते हैं उत्परिवर्तन, लॉन्ग प्रोसेस है आपकी ये सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। प्रोसेस तो सारे ही ब्रीडिंग के लॉन्ग हैं, कोई भी छोटा नहीं है, एक दिन में वैरायटी नहीं बनती है, कई सालों के बाद वैरायटी आती है मार्केट में, फील्ड में, साइंटिस्ट की कई सालों की रिसर्च होती है, एक दिन एक साल में म्यूटेशन तो कोरोना में भी आ रहा है। कोरोना में हम वैरायटी हम थोड़े ना डेवलप हो रहे हैं, हम तो अपने अंदर रोग प्रतिरोधकता डेवलप कर रहे हैं, हम हमारी वैरायटी तो चेंज नहीं हो रही है ना, वो स्ट्रेन चेंज हो रहा है बस फटाफट। इसमें एक केमिकल होता है कोलचिसिन, देखिए, अरे ये क्या हो रहा है, बार बार उल्टा लिख जा रहा है। कोलचिसिन एक केमिकल होता है जिससे हम आर्टिफिशियली प्लांट के जेनेटिक लेवल पे म्यूटेट कराते हैं, और
उसके बाद आपका जो करेक्टर आपको चाहिए वो आ जाता है तो आगे उसको कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो उसको आगे वहीं की वहीं ड्रॉप कर देते हैं। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग, आजकल जो बायोटेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट आ गए हैं जीन लेवल पे, टिश्यू कल्चर, ये सब वेराइटीज डेवलप, आरटीपीसीआर, पीसीआर, ये सब टेक्निक्स जो हैं यूज की जाती हैं डिजीज को प्रतिरोधक वेराइटीज, रोग प्रतिरोधी किस्मों के डेवलप करने के लिए। ठीक है, अब इसके लिए जो स्टेप्स क्या क्या हैं, एक आपका सोर्स होना चाहिए कि रेजिस्टेंस का जीन कहाँ से लिया जाए, है ना। रेजिस्टेंस का जो क्रॉस ब्रीड कराने में, हाइब्रिडाइजेशन के लिए केस में बात हो रही है, या जेनेटिक्स की हम जो बायोटेक्नोलॉजिकल बात कर रहे हैं, टिश्यू कल्चर की या जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, उसमें सोर्स चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, एक लगाया नहीं आया, ठीक, उसके जो अच्छे प्लांट्स हुए उसके बीज इकट्ठे किए, वो अगली टाइम के लिए लगा दिए। इस तरह से जो ब्रीडिंग कर रहे हैं, जिस केस में आप जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज कर रहे हैं, टिश्यू कल्चर यूज कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन यूज कर रहे हैं, म्यूटेशन यूज कर रहे हैं, इन सब में आपको एक स्रोत चाहिए रेजिस्टेंस का। जनरली जो स्रोत के लिए हम वाइल्ड स्पीशीज यूज करते हैं, वाइल्ड जो जंगली किस्में होती हैं, जो कल्टीवेट करने लगते हैं वो नहीं, जो जैसे जो जंगली किस्में। क्यों, आप देखते हो जब हम पौधों को खेत में लगाते हैं तो उनको बड़े प्यार से सहेजना पड़ता है, उनको पानी भी देना पड़ेगा, दोगे ना, फिर उसकी देखभाल करोगे, उसके लिए केमिकल स्प्रे भी करोगे, इंसेक्ट्स के लिए भी देखभाल करोगे, पैथोजन के लिए भी देखभाल करोगे। वहीं आप जंगल की किस्में देखो जो अपने आप उगाती हैं या आपकी सड़क के किनारे उगाते हैं प्लांट्स, वो कितने हार्ड होते हैं, उनको ना कोई केमिकल दे रहा है, ना कोई पानी दे रहा है, ना कोई धूप का कुछ ध्यान रख रहे हैं। जो चीज हम नेचुरल तरीके से अपने आप उग रही है, वो उसमें क्या होता है, सड़क अपने आप से लड़ने की क्षमता होती है। तो वो जो जीन होता है वो जो आप लगाते हैं उस जीन में कभी नहीं मिल सकता। एक आप लोग हो, एक सड़क पे अपने आप बच्चा पल बढ़ रहा है जिसके माँ बाप भी नहीं है, वो कितना स्ट्रांग होता है, क्योंकि उसे खुद ही लड़ना है अपने आप समाज से। तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारे टीचर्स आ जाएंगे, तुम्हारे पेरेंट्स आ जाएंगे, हर जगह तुम्हारे लिए एक ढाल खड़ी हुई है, जबकि उस बच्चे के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो वो उसके अंदर रेजिस्टेंस क्षमता ज्यादा होगी, आप लोगों के अंदर प्रतिरोधक क्षमता कम होगी। तो जीन कहाँ से लेते हैं, वाइल्ड स्पीशीज से लेते हैं। फिर मेथड लेते हैं, जो कोई तरीका आप जो भी आप यूज कर रहे हैं वो। फिर उसके बाद जब आप डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज बना लेते हैं, चाहे हाइब्रिडाइजेशन, चाहे इससे संकरण से बनाओ, चाहे जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाओ, चाहे टिश्यू कल्चर से बनाओ, फिर उसके बाद जब प्लांट को लगाते हैं तो उस पर पैथोजन वगैरह के स्प्रे करके, या रोग अगर सॉइल वाला रोग है तो सॉइल में उसमें पैथोजन डाल के देखा जाता है और टेस्ट किया जाता है कि ये डिजीज के लिए प्रतिरोधकता है या नहीं इसमें। और जो प्रतिरोधक वाली किस्में जो प्लांट होते हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है, उन लाइंस को सेलेक्ट कर लिया जाता है और आगे के लिए उसको लगा दिया जाता है। ठीक है, ये मैं अभी बताई चुकी। नोन वैरायटी से भी आप ले सकते हैं, वाइल्ड रिलेटिव से ले सकते हैं। कई बार आप देखते हैं इस वैरायटी में ये चीज अच्छी है, इस वैरायटी में ये चीज अच्छी है, इनको क्रॉस ब्रीड करा देते हैं। ठीक है, म्यूटेशन, रिलेटेड स्पीशीज, अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म, ये वो मैं तरीका बताया कि कैसे आप डिजीज चेक करते हैं। सॉइल बॉर्न के लिए उसमें स्प्रे करेंगे, एयर बॉर्न के लिए भी स्प्रे करेंगे, ठीक है, और सीड बॉर्न के लिए सॉइल में डालें। इसको सीड को सस्पेंशन पैथोजन में भिगो के फिर लगाएंगे। ये तरीका है, ये इतना ज्यादा आपको जरूरत है नहीं, वो मैं बताई चुकी। इसके फायदे क्या है, ब्रीडिंग रेजिस्टेंट वैरायटीज को लगाने के लिए सस्ता है, कंट्रोल है, एनवायरनमेंट को सेफ रखता है, ये सब मैं आपको बता चुकी। प्रॉब्लम क्या है कि धीरे धीरे ये भी मैं आपको बता चुकी कि पैथोजन जो है रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, तो जिससे और उसका स्ट्रॉन्ग स्ट्रेन आ जाता है और डिजीज को तोड़ देता है। तो ये सब चीजें वही है। डिजीज का क्या मेन प्रॉब्लम है, इनका ब्रेक डाउन, रेजिस्टेंट इनकी प्रतिरोधकता को तोड़ देना।